नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। यकीन करना जरा मुश्किल है, लेकिन शरद पवार का एक चौंकाने वाला बयान आया है। बल्कि बयान कहना भी इसको छोटी बात होगी। ये सीधे-सीधे शरद पवार ने देश के प्रधानमंत्री को धमकी दी है। और ये धमकी क्या है? उन्होंने कहा है कि पंजाब के किसानों को परेशान मत कीजिए। इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और उन्होंने कहा है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो परिणाम बुरे होंगे। इस पर तो हम चर्चा करेंगे कि इंदिरा गांधी ने ऐसा क्या किया था कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। क्या नरेंद्र मोदी कुछ वैसा ही कर रहे हैं जैसा इंदिरा गांधी ने किया था? 1984 में क्या हुआ था और 1984 की उस घटना से आज जो कुछ चल रहा है पिछले 10 साढ़े 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर, हरियाणा में, पंजाब में, उसकी तुलना कैसे की जा सकती है? तब तो जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उनके जो आतंकवादी सहयोगी थे, उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर दरबार साहब में कब्जा जमा लिया था और कई बार की चेतावनी के बावजूद वो स्वर्ण मंदिर परिसर से बाहर नहीं जा रहे थे। ऐसे में इंदिरा गांधी को सेना का सहारा लेना पड़ा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के आदेश देने पड़े थे। हाँ, उसमें हरमिंदर साहब को, अकाल तख्त को, स्वर्ण मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन भिंडरावाला और उसके बहुत सारे सहयोगी यानी आतंकवादी सैन्य कार्रवाई में मार गिराए गए थे। उसको ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। शरद पवार क्या कहना चाहते हैं? शरद पवार उन आतंकवादियों की, उन काले दिनों की तुलना इन किसान संगठनों के इस आंदोलन से कैसे कर रहे हैं? या जो कुंडली बॉर्डर पर हुआ है, यानी लखवीर जो एक दलित था तरन तारण जिले का, उसकी जिस तरीके से निहंगों ने अंग भंग करके निर्मम हत्या की है और उसकी लाश को पुलिस के बैरिकेड पर टांग दिया है, क्या शरद पवार उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं तो वो सही है? क्योंकि शरद पवार ने उसकी निंदा नहीं की है। राहुल गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने, या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने उसकी भर्त्सना नहीं की है। लेकिन प्रधानमंत्री को धमकी जरूर दे दी है। इस धमकी के पीछे एक्चुअल में शरद पवार की असल मंशा क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा क्या है, जरा एक नजर इस पर डाल लेते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत ने पंजाब को परेशान करने की कीमत चुकाई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपना जीवन खो दिया। क्या इंदिरा गांधी ने पंजाब को परेशान किया था? शरद पवार ये कहना चाहते हैं? या उन्होंने आतंकवादियों का खात्मा किया था? क्या आतंकवादियों को ही वो पंजाब मान बैठे हैं शरद पवार? और अगर अपराधी हैं, अगर आतंकवादी वारदातें कर रहे हैं,
अगर पंजाब में और पंजाब के बाहर खून बहा रहे हैं निर्दोषों का, लालड़ू में बस में से उतार करके गैर सिखों की किस तरीके से हत्या की गई थी लाइन लगा करके, क्या हम भूल सकते हैं? SYL पर जो इंजीनियर काम कर रहे थे उनकी किस तरीके से हत्याएं हुई थी, और पंजाब के अलग अलग हिस्सों में वो काले दिन हम कैसे भूल सकते हैं? शरद पवार क्या कहना चाहते हैं, आगे सुनिए। एनसीपी प्रमुख ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को मेरी सलाह है कि पंजाब के किसानों को परेशान ना करें, क्योंकि ये एक सीमावर्ती राज्य है। पंजाब के किसान बहुत बेचैन हैं, परेशान हैं। अगर आप सीमावर्ती राज्य के किसानों और लोगों को और अधिक परेशान करेंगे तो इसके दूसरे गंभीर परिणाम होंगे। पंजाब के सिख और हिंदू दोनों किसान देश में खाद्यान्न उत्पादन में योगदान दे रहे हैं। आगे सुनिए क्या कहते हैं ये। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा संबंधी कई मुद्दों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी चीजों का अनुभव महाराष्ट्र जैसे राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों को नहीं होता है। इसलिए जब बलिदान करने वाला व्यक्ति कुछ मांगों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहा है और लंबे समय तक बैठा है, तो उस पर ध्यान देना राष्ट्र की आवश्यकता है। मैं एक दो बार इस प्रदर्शन का दौरा कर चुका हूं। कृषि कानूनों पर केंद्र का रुख तर्क संगत नहीं है। आपको याद है शरद पवार ने करीब 2 महीने पहले कहा था कि संसद से पारित किए गए कृषि कानूनों को वापस लेना संभव नहीं है। शरद पवार के ये शब्द हैं, आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो ये बयान आपको मिल जाएगा। 2 महीने पहले आप कुछ कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं लिए जा सकते जो पार्लियामेंट ने पारित किए हैं, और आज क्या कह रहे हैं? आज केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि आपको सीमावर्ती राज्यों के उन किसानों की मांग मान लेनी चाहिए जो बलिदान कर रहे हैं। बलिदान किसान कर रहे हैं या जम्मू कश्मीर में और दूसरी जगहों पर लड़ते हुए जवान कर रहे हैं? क्या शरद पवार को इसमें भेद करना नहीं आता है? दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि भारत ने पंजाब को परेशान करने की कीमत चुकाई है। क्या पंजाब की पहचान केवल किसानों से है? और किसानों की जो मांगे हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस ले लीजिए, क्या ये कानून सिर्फ पंजाब के किसानों के लिए बनाया गया था? और क्या पंजाब के भी सारे किसान इसका विरोध कर रहे हैं? देश के दूसरे हिस्सों के किसान इन 3 कृषि कानूनों का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? शरद पवार क्या कहना चाहते हैं कि देश के जो बाकी के छोटे लघु सीमांत किसान हैं, जिनकी तादाद 88% है, उनका गला घोट दिया जाए, और जो 12% आड़तिये हैं, व्यापारी हैं, अमीर किसान हैं पंजाब के, उनके हितों के लिए 88% किसानों के लिए बनाए गए ये 3 बेहतरीन कृषि कानून वापस ले लिए जाएं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वही हश्र हो सकता है जो इंदिरा गांधी का हुआ था 1984 में। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं शरद पवार। 4 साल पहले नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में क्या कहा था, जरा सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन।
नरेंद्र मोदी ने 4 साल पहले एक जनसभा में कहा था कि मैंने कैसे कैसे लोगों से लड़ाई मोल ले ली है, ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये जो 3 कृषि कानून हैं, ये क्यों लाए गए थे, आज इस पर भी बात कर लेते हैं। ये 3 कृषि कानून इसलिए लाए गए थे कि जो आम किसान है, वो जो अपनी उपज लेकर के मंडियों में जाता था, उसको तरीके से परेशान किया जाता था और कई तरह के टैक्स उस पर लाद दिए जाते थे। और इन सरकारी मंडियों पर जो बड़े आड़ती हैं, जो उनकी एसोसिएशंस हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो उन सरकारी मंडी समितियों पर काबिज रहे हैं और ये लोग किसानों का शोषण करते थे। किसानों को कर्ज में दबा रखा था इन लोगों ने, और जो उसका भुगतान आता था, पहले वो आड़तियों की जेब में जाता था और जो कर्ज वो किसानों को ऑलरेडी एडवांस में दे चुके होते थे, पहले वो उसको काटते थे और उसके बाद बाकी का किसानों को भुगतान कर देते थे। और कई बार तो नहीं करते थे, उससे कहते थे कि जो आपको लेना है आप यहां से ले लीजिए या फला दुकान से ले लीजिए, उस दुकान से ले लीजिए। यानी किसानों को, जो छोटे किसान है, जो लघु सीमांत किसान है, उनको इन लोगों ने एक पूरे मकड़ जाल में कस रखा था कर्ज के। ये उससे बाहर इनको निकलने नहीं दे रहे थे और बहुत लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि किसानों को खुला मार्केट दीजिए, वो कहीं भी जाकर के अपनी उपज बेच सकें, एक ऐसा माहौल दीजिए। ये कांग्रेस सरकार ने भी, और जब ये शरद पवार कृषि मंत्री थे केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार में, तब इन्होंने भी प्रयास किया था। लेकिन जब इनको लगा कि ये तो बहुत खतरे का काम है, ये तो भिड़ड़ के छत्ते में हाथ डालने के समान है, क्योंकि पंजाब में अकाली भी, कांग्रेस भी, सब तो इनके शिकंजे में है, सब इनसे ओबलाइज हुए बैठे हैं। तो शरद पवार ने अपने पैर वापस खींच लिए थे। लेकिन यह काम करने की हिम्मत भी अगर किसी ने दिखाई तो वो नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी को इस बात का अच्छे तरीके से एहसास था कि ये 3 कृषि कानून जो 88% छोटे सीमांत और लघु किसानों के लिए वो लेकर के आ रहे हैं, जिनको समानांतर मंडियां दे रहे हैं कि अगर सरकारी मंडियां आपको लाभकारी मूल्य नहीं दे रही हैं, आपका शोषण कर रही हैं, आपका सीधे भुगतान नहीं कर रही हैं, तो आप जो समानांतर निजी हाथों की मंडियां हम लेकर के आ रहे हैं इस कृषि कानून के जरिए, आप उनके यहां बेचिए और लाभकारी मूल्य ले लीजिए। इन लोगों को इसी बात की खुन्नस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि ये हजारों करोड़ रुपया हर साल कमाते थे कृषि उपज से, उसकी खरीद से। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बिहार से, दूसरे राज्यों से सस्ते में उपज खरीद करके लाते थे और पंजाब में उसको एमएसपी रेट पर बेच करके बड़ा भारी मुनाफा कमा रहे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने यह भी व्यवस्था कर दी है पंजाब में, हरियाणा में, कि कोई भी पेमेंट किसान का आड़ती के खाते में नहीं जाएगा, वो सीधे किसान के खाते में जाएगा। और इसी से आग लगी हुई है, क्योंकि अब किसान इनका बंधक नहीं रहेगा, इनके कर्ज के जाल से मुक्त हो जाएगा। चूंकि ये लोग मुनाफा नहीं कमा पाएंगे सैकड़ों हजारों करोड़ करोड़ रुपए का, इसलिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, हिंसा पर उतर आए हैं। अब सरकारों को, मोदी सरकार को डरा भी रहे हैं। दूसरी बात, शरद पवार ने जो ये धमकी दी है प्रधानमंत्री को कि आपका हश्र इंदिरा गांधी जैसा हो सकता है अगर आप पंजाब को नाराज करेंगे, ये धमकी शरद पवार ने क्यों दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? जरा याद करिए, इन्हीं शरद पवार को
इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म विभूषण से नवाजा था। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनको पद्म विभूषण दिया था और उस समय बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी, दबी जबान से, क्योंकि कोई मुखर विरोध प्रधानमंत्री के फैसलों का नहीं करता है। और दूसरे कुछ दलों ने भी सवाल खड़े किए थे और ये पूछा था कि जो शरद पवार भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, और पिछली बार तो इन्होंने क्या किया, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ना बने, फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार ना बने, इसके लिए इन्होंने, एनसीपी ने कांग्रेस और शिवसेना से मिलकर के गठबंधन सरकार का वहां पर गठन कर लिया और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया। इन तमाम तरह की साजिशों के बावजूद अगर प्रधानमंत्री ने इनको पद्म विभूषण से अलंकृत किया तो बहुत सारे सवाल उठने लाजमी थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देखते हैं। वरना जिस कांग्रेस सरकार ने, जिस यूपीए सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को अडवाणी द्वारा चिट्ठी लिखे जाने के बावजूद भारत रत्न नहीं दिया, वो सरकार अगर प्रणब मुखर्जी को, जिनका पूरा जीवन ही कांग्रेस में बीता है एक तरीके से, उनको अगर भारत रत्न देती है तो सब तब समझ में आता है कि कांग्रेस की सोच में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच में कितना भारी अंतर है। लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं कि शरद पवार ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में प्रधानमंत्री को यह धमकी क्यों दी है कि उनका हश्र इंदिरा गांधी जैसा हो सकता है। इसको समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि पिछले कुछ महीनों में, करीब करीब 6 महीने में, महाराष्ट्र की राजनीति में एक्चुअल में हुआ क्या है। और 6 महीने पीछे भी मत जाइए, अभी पिछले हफ्ते ही देख लीजिए क्या हुआ है। 7 अक्टूबर को शरद पवार के करीबियों के 70 परिसरों पर इनकम टैक्स की रेड हुई है और वो रेड पूरे 1 सप्ताह तक चली है। और उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सीडीपीटी ने ये दावा किया है कि 184 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पर्दाफाश हुआ है। ये छापे किन पर पड़े हैं? ये छापे पड़े हैं शरद पवार के भतीजे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की 3 बहनों के आवासीय, व्यावसायिक और दूसरे ठिकानों पर, जिनकी संपत्तियां कोल्हापुर में भी हैं, पुणे में भी है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, दूसरी जगहों पर भी है। और ये छापे किन चीजों से जुड़े हुए हैं? ये अनिल देशमुख से जुड़े हुए हैं, ये सचिन वाजे से जुड़े हुए हैं, ये उस 100 करोड़ हर महीने की वसूली से जुड़े हुए हैं जिसका जिक्र मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह ने अपने 8 पेज के लेटर में उद्धव ठाकरे से किया था कि गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख, जो शरद पवार के करीबी हैं, जो अजित पवार के करीबी हैं, वो गृह मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, पद का दुरुपयोग कर रहे थे और एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के जरिए हर महीने होटल, रेस्टोरेंट और बार वगैरह से 100 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली करवा रहे थे। उस आरोप के बाद इनके करीबी अनिल देशमुख को गृह मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। हालांकि परमवीर सिंह को भी इसके बाद इन लोगों ने बहुत परेशान किया, उन पर तरह तरह के मुकदमे लदवा दिए गए, उन पर भी गंभीर धाराएं लगवाई गई और परमवीर सिंह को भी गायब होना पड़ा। एडीजी रहते हुए परमवीर सिंह भी अंडरग्राउंड है और अनिल देशमुख भी अंडरग्राउंड है। सचिन वाजे ने तो और बहुत सारे खुलासे किए हैं।
और उन खुलासों का नतीजा है कि पूरी एनडीए सरकार हिली हुई है अंदर से। अभी दशहरे पर उद्धव ठाकरे ने क्या बयान दिया है? उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है कि हम इन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापों से नहीं डरते। तो उद्धव ठाकरे के यहां तो कोई छापा नहीं पड़ा है, ना ईडी ने कोई जांच पड़ताल की है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई छापा उनके यहां पड़ा है। फिर वो इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? जाहिर है, शरद पवार के रिश्तेदारों के यहां, करीबियों के यहां अगर इनकम टैक्स की रेड चलेगी 6-6 दिन, 8-8 दिन, तो उद्धव ठाकरे भी परेशान होंगे, कांग्रेस भी परेशान होगी, शरद पवार भी परेशान होंगे। और शरद पवार की ये धमकी भले ही पंजाब के हवाले से हो, भले ही इंदिरा गांधी का नाम उन्होंने लिया हो, भले ही किसानों की समस्या वो अस्त्र के रूप में, ढाल के रूप में लेकर के प्राइम मिनिस्टर को धमकाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन एक्चुअल में तो शरद पवार प्रधानमंत्री को यही कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हमसे पंगा मत लीजिए, हमको मत छेड़िए, हमारे जो काम-काज हैं, जो कारनामे हैं, उनको मत उधेड़िए, नहीं तो आपको बहुत भारी पड़ सकता है। यही मतलब है ना प्रधानमंत्री को धमकाने का शरद पवार का। लेकिन कम से कम मेरे जैसे पत्रकार के लिए, जिसका 4 दशक का पत्रकारिता का अनुभव है, उसके लिए ये चौंकाने वाली स्टेटमेंट है शरद पवार की। मैंने कल एक वीडियो में कहा था कि पहली बार हुआ है जब किसी सरकार ने शरद पवार की जड़ों पर वार किया है। और शरद पवार, जिसको घुटा हुआ पॉलिटिशियन कहते हैं, कोई कोई तो उनको चाणक्य बता देता है, अगर वो इस तरीके से धैर्य खो रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री को धमकाने पर आमादा हो गए हैं, तब आप अंदाजा लगाइए कि एक्चुअल में वो किस कदर घबराए हुए हैं। एक बार फिर सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 साल पहले क्या कहा था। और उनको पता था कि वो ऐसे-ऐसे लोगों को छेड़ रहे हैं, ऐसे-ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रहे हैं, जो उनके लिए खतरा भी बन सकते हैं। वो खतरा हम अब देख रहे हैं, कई रूपों में सामने आ रहा है। जिनकी भी दुकानें वो बंद कर रहे हैं, वही उनके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने 4 साल पहले क्या कहा था। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करें। 50 साल भाइयों बहन, ये प्रधानमंत्री ने 4 साल पहले कह दिया था और अब ये चीजें सामने आनी शुरू हो गई हैं। देखिए कौन-कौन एकजुट हो रहा है और एकजुट होकर के केंद्र सरकार के खिलाफ किस-किस तरह के आंदोलन खड़े करवा रहे हैं ये लोग, किस तरह की भाषा का इन्होंने उपयोग करना शुरू कर दिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जॉइन नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जॉइन भी कर सकते हैं। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और इनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।